जैसा कि आपको जानकारी है कि अपना ये जो हिंदू सम्मेलन है, ये पूरे देश में 1 लाख से अधिक स्थानों पर इस तरह के हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जो अपनी बस्तियां हैं, सेवा बस्ती, जहां अपने सेवा करने वाले भाई लोग रहते हैं, जो जिनको झुग्गी झोपड़ी हम बोलते हैं, उन स्थानों से लेकर और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, वनी क्षेत्रों में, ऐसे सब पूरे सभी क्षेत्रों में इस तरह के अपने जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। तो आखिर ये हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, वो जो हमारा हिंदू समाज है उसके आत्मगौरव को जागृत करना। हमारे हिंदू समाज में जो अस्पृश्यता की बीमारी है, जो छुआछूत की बीमारी है, जो जिसने हमारे समाज में जो घुन की तरह जिसने हमारे समाज को कमजोर किया हुआ है, उससे हमारे समाज को बचाना, समाज को संगठित करना। और जब हम चाहते हैं हमारा देश एक विकसित देश बने, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो एक विकसित संपन्न भारत उनको मिले, उनको हम एक विकसित संपन्न भारत दें, उसके लिए हमको क्या करना है? ये सब जो इन समस्याओं का समाधान के लिए संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा हो, संपूर्ण हिंदू समाज जागृत हो और इनके लिए प्रयास करे, इस उद्देश्य से ये अपने हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और इसका कारण भी आप सब उसको जानते होंगे कि जो वर्षों की जो हमारी पराधीनता थी, जो अंग्रेजों की साजिश थी, हम सब ने मैकाले का नाम सुना है, उसके पत्र के नाम के बारे में जानते हैं कि योजना पूर्वक उन्होंने जो हमारा हिंदू समाज है उसके आत्मविश्वास को समाप्त किया और ये सबके मन में ये भर दिया कि हम लोग एक अंधविश्वासी, अनपढ़ और जाहिल समाज है। जबकि जिस यूरोपीय व्यवस्था ने हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाया, उनकी स्थिति ये थी कि आज के लगभग 400 वर्ष पूर्व यूरोप के अनेक देश, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, यहाँ पे चर्चों का शासन चलता था और जो चर्च के पादरी थे उनका यह मानना था कि जो सूर्य है ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो एक वैज्ञानिक हुए गैलीलियो, उन्होंने सबसे पहले दूरबीन बनाई, टेलीस्कोप बनाया, और जब उन्होंने देखा, खगोलीय अध्ययन किया, तो गैलीलियो ने कहा कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो चर्च था, जो वहां के अधिष्ठाता थे, जो पादरी थे, वो सब गैलीलियो के ऊपर नाराज हो गए। गैलीलियो को बुलाया गया और उससे ये कहा कि आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगिए और सार्वजनिक मंच में से खड़े होकर कहिए कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो देखा है ये सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती। तो उसको, गैलीलियो को मृत्यु दंड दे दिया गया। जब वहां के समाज के कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनको मृत्यु दंड मत दो, तो उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। गैलीलियो ने अपना पूरा शेष जीवन
वो कारावास में बिताया। ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जो ये कहती थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हमको अनपढ़ और जाहिल और सांप सपेरों का देश सभ्यता कहते थे। जबकि हमारे समाज में हम यदि आपसे ये पूछें कि मकर संक्रांति कब से मनाई जाती है, कब से, तो आप अनंत काल से वेदों में उल्लेख है। और मकर संक्रांति हम कब का दिन कैसे तय होता है, तो यहाँ पे जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पे परिक्रमा करती रहती है और एक कोण में झुकी रहती है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के उत्तर की तरफ जाने लगती हैं, अर्थात सूर्य उत्तरायण होता है, उस समय उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आप ये समझिए कि हमारे पूर्वजों को पृथ्वी की धुरी पे घूमने की, सूर्य की तो बात छोड़ ही दीजिए, पृथ्वी अपनी धुरी में कब घूम रही है और कब उसका कोण बदल रहा है और कब सूर्य मकर रेखा को से उत्तर में आ रहा है, इसका ज्ञान था। और वो हमारे जो सामान्य पुरोहित जो गांव में रहते थे वो अपना पोथी देख के बता देते थे कि भाई इस दिन, आज के 6 महीने बाद सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेगा और मकर संक्रांति है। ऐसा देश, इसको वो पिछड़ा देश, वो अंधविश्वासी कहते थे, अनपढ़ कहते थे। हम सभी जो कुंभ के बारे में जानते हैं, पूर्ण कुंभ कितने वर्ष, कब से मनाया जा रहा, कब सबसे पहला कुंभ कब 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 मनाया गया होगा। हम अपने आलेखों में देखें तो 6वीं सदी के आसपास हर्षवर्धन का उल्लेख है, पर कुंभ तो अनंत काल से मनाया जाता है। पर कुंभ की तिथि कैसे तय होती है? कुंभ की तिथि जो बृहस्पति है वो 12 वर्षों में अपने जो पथ की परिक्रमा पूरी करता है, और 12 वर्ष में एक बार ऐसा दिन आता है जो बृहस्पति वृषभ राशि पे आता है और सूर्य मकर राशि पे आता है। तो जिस दिन बृहस्पति वृषभ राशि पे आता है और जिस दिन सूर्य मकर राशि पे आता है, उस दिन जो पूर्ण कुंभ का दिन तय होता है। आप ये समझिए कि हमारे ज्योतिषी तो अनेकों वर्ष से ये बता देते थे कि भाई 12 वर्ष के बाद पश्चात इस तिथि के दिन, इस तिथि में सूर्य जो है वो मकर राशि पे आएगा और बृहस्पति वृषभ राशि पे आएगा। ऐसी सभ्यता, ऐसे देश को उन्होंने कहा कि ये पिछड़ा हुआ देश है, ये सांप सपेरों का देश है, ये अनपढ़ लोगों का देश है, और हमारे समाज ने स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी विडंबना है। आप सबने एक कहानी सुनी होगी कि एक शेरनी ने कुछ बच्चों को जन्म दिया और उसका एक बच्चा छूट गया जंगल में, और संयोगवश उसी समय एक सियार थी, उसके भी बच्चे हुए थे। तो वो जब छोटा बच्चा जंगल में अपनी माँ से बिछड़ गया तो वो म्याऊं 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 करता पूरे जंगल में घूम रहा था। तो वो सियार, माँ को तो ममता रहती है, तो सियारनी के भी बच्चे हुए थे, तो उसने उस शेर के बच्चे को, उसको देखा कि इसकी माँ बिछड़ गई है तो ये तो मर जाएगा, तो उसने उस शेर के बच्चे को भी, वो सियार जो थी उसने अपने बच्चों के साथ में पाल लिया। अब वो सियार के बच्चों के साथ साथ वो शेर का बच्चा पूरे जंगल में घूमता था। वो सियार अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो वो शेर के बच्चों को भी दूध पिलाती थी। तो जैसे सियार के बच्चे बड़े होते गए, वो शेर का बच्चा भी बड़ा हो गया और वो शेर का बच्चा बहुत बड़ा हो गया। अब जैसे वो सियार के बच्चे थे वो हुआ हुआ बोलते थे, तो वो शेर भी हुआ हुआ बोलता था। तो वो सियार जो थी, माँ तो माँ होती है, उसको एक बड़ा वो दुख होता था कि ये मेरे तो बच्चे सियार हैं, ये तो शेर है, इसको तो दहाड़ना चाहिए। तो एक दिन उस जंगल में बड़ा शेर, एक दूसरा कोई शेर आया होगा, तो उसने दहाड़ा, तो सारे जो सियार के जो बच्चे थे वो अपनी पूंछ दबा के भागे। तो जो शेर का बच्चा जो सियार के सब बच्चों के साथ पल रहा था, वो भी अपनी पूंछ दबा के भागा। तो उसकी माँ को उस दिन बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, देख ये सारे सियार के बच्चे हैं, ये शेर दहाड़ेगा तो इनको पूंछ दबा के भागना चाहिए क्योंकि इनकी जान खतरे में है, पर तू शेर है, ये जब शेर दहाड़ता है तो तेरे को भी दहाड़ना चाहिए। तो वो बोला कि नहीं नहीं, मैं भी सियार हूँ। वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं शेर हूँ। तो उसकी माँ उसको ले गई तालाब के पास, उसने अपना उसके
चेहरा दिखाया, देख ये मेरा चेहरा ऐसा है, मैं सियार हूँ, तेरा चेहरा ऐसा है, तू शेर है, अब तू दहाड़। तो जब शेर ने दहाड़ा तो उसकी आवाज खुली, फिर उसने पूरे जंगल में शोर मचा दिया। तो ऐसा ही हमारा हिंदू समाज है। हमारा हिंदू समाज अपने आप को सियार समझने लगा, जबकि एक समय ऐसा था जैसे आज पूरे लोग अमेरिका जाने का प्रयास करते थे। 17वीं शताब्दी तक विश्व का 30% व्यापार भारतवर्ष से होता था। विश्व की जो 30% जीडीपी थी वो भारतवर्ष की थी, जैसे आज अमेरिका की है। और यूरोप के लोग भारतवर्ष की तरफ आने के लिए आतुर रहते थे। वो तुर्की से होके आते थे स्थल मार्ग से। तो 14वीं-15वीं सदी में जो तुर्की के ओटोमन थे राजा, उनने वो स्थल मार्ग बंद कर दिया। तो ये ऐसे जैसे किसी की ऑक्सीजन खत्म हो गई हो, ऐसे यूरोप के जो व्यापारी है वो एकदम अब विवल हो गए। तो उन्होंने वहाँ के जो शासक थे उन्होंने कहा कि भाई देखो थल मार्ग बंद हो गया, अब भारत यदि आपको जाना है तो जल मार्ग से जाना है। तो दो लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, राशि दी। एक से कहा कि भाई आप पूर्व से जाओ, जो वास्को डी गामा, और दूसरे से कहा कि आप पश्चिम से जाओ, वो कोलंबस। तो कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों भारतवर्ष का आने का रास्ता खोज रहे थे, क्योंकि बिना व्यापार के, भारत से व्यापार के बगैर यूरोप की हालत खराब हो गई थी। और वास्को डी गामा तो किसी तरह से घूमते घूमते भारत पहुंच गए। तो लोग बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। वास्को डी गामा तो भूखा नंगा था, वो भारत आना चाहता था, तो उसने भारत के आने की रास्ते की खोज की। और कोलंबस जो पश्चिम की तरफ से गया, तो उसको जो पहला भूखंड दिखा, जो जहां पहली बार वो जमीन समुद्र के रास्ते से गया था, तो पहली बार जहां जो जमीन दिखी, उसने कहा कि यही भारत है, ये इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, यही इंडिया है। तो वहां के जो लोग थे उसको उन्होंने कहा कि ये रेड इंडियन है। बाद में पता चला कि वो भारत नहीं पहुंचा, वो तो अमेरिका पहुंच गया। तो ऐसा भारत का जो उस समय संपन्नता थी, इतना भारत धनवान था, इतना भारत विद्यावान था, संपन्न था लोग। और उसको पश्चिम के लोग बोलते थे कि उन्होंने योजना पूर्वक 18वीं सदी में कहा कि नहीं ये पिछड़ा देश है, सांप से पहुंचा देश। आधे से अधिक जो दुनिया थी उसमें भारत हमारी सनातन संस्कृति थी। दुनिया में हमारे जैसे नोट में गांधी जी का चित्र रहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में एक देश है जिसके नोट में गणेश जी का चित्र है। और उससे ज्यादा आश्चर्य होगा कि उस देश में 85% मुसलमान है। उस देश का नाम है इंडोनेशिया। जिस इंडोनेशिया में गणेश जी की पूजा होती है, उनकी जो एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। तो गरुड़ एयरलाइन, गरुड़ जो है वो इस्लाम के प्रतीक है क्या? गरुड़ हमारे सनातन संस्कृति के प्रतीक है। 16वीं शताब्दी तक वो इंडोनेशिया में अधिकांश हिंदुओं की संख्या थी, और उसके बाद वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हुई और अब 85% मुसलमान हैं इंडोनेशिया में। इसी तरह से आपको जान के आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू था। यदि मैं ये कहूँगा तो आप विश्वास करेंगे क्या? 1804 में जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नंदराम टिक्कू। आज अफगानिस्तान की स्थिति क्या है? ये सब देश एक समय में यहाँ हिंदुओं की बहुलता थी, सनातन धर्म की ध्वजा फहराती थी, और सनातन धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या कम हुई और ये इस्लामिक देश बन गए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है। यह प्रक्रिया हमारे देश के अंदर भी चल रही है। आज भी भारत के अनेक प्रांत ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। यदि मैं उन प्रांतों का नाम लूं तो नागालैंड
मिजोरम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर। और मैं आपसे यह पूछूं कि भारतवर्ष के ऐसे कौन से प्रांत हैं जहां अलगाववाद पनप रहा है, जो भारतवर्ष से अलग होना चाहते हैं? तो कौन से नाम आएंगे? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर। अर्थात जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, वहां वो हिस्सा भारतवर्ष से कट के अलग हो रहा है। और जैसे परम पूजनीय स्वामी जी ने कहा कि ये जो जात पात है, ये तभी तक है जब हिंदुओं का बहुमत है। एक असम का जिला था सिलहट, उसमें 50% हिंदू थे और 50% मुसलमान। तो जब जो पूर्वी पाकिस्तान बना तो वहाँ पे मत संग्रह हुआ कि आपको पाकिस्तान में जाना है कि भारत में रहना है। तो वो जो 50% हिंदू थे, उसमें से अधिसंख्यक जो थे वो अपने अनुसूचित जाति के लोग थे, जिनको नमो शूद्र कहा जाता है। और उन लोगों ने ये कहा कि भाई हम मुसलमानों के साथ में सुरक्षित हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत दिया और सिलहट जिला पाकिस्तान में चला गया। और जो उनके नेता थे जोगेंद्रनाथ मंडल, उनके सुझाव के कारण ऐसा हुआ था। और जैसे ही पाकिस्तान बना, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, लाखों लोगों को मार दिया गया, उनकी महिलाओं के साथ में दुराचार किया गया, बच्चों को मार दिया गया, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो यदि ये कहना में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी जाति व्यवस्था तभी तक है जब तक यहाँ हिंदुओं का बहुमत है। जैसे हिंदुओं का बहुमत समाप्त होता है, वो हिस्सा देश से कटता है, वो जाति पाति सब खत्म हो जाती है और उनके साथ में अत्याचार शुरू होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको जाति पाति के जो हमारी जो भाव है, जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग हमको जाति पाति में बांट करके और समाज को कमजोर करना चाहते हैं और अपना लाभ लेना चाहते हैं, उनके जाल में नहीं आना है। हमको एक सशक्त संगठित हिंदू समाज बनाना है। और ये जो हमारे सनातन के मूल्य हैं, वही उसी ने हमारे समाज की रक्षा की है। और इन मूल्यों से हम लगे रहेंगे तभी हमारे समाज की रक्षा है। अब हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जब वो प्रारूप समिति हम 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाते हैं, 25 नवंबर की संध्या को जब उसने अपना प्रारूप 1949 को प्रारूप जब अपना वो जमा दे रहे थे देश को, तो उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़ा ऐतिहासिक भाषण है। उसमें उन्होंने 2 बातें कही थी। पहला उन्होंने ये कहा था कि ये पहली बार नहीं है कि हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है, इसके पहले भी हम अनेक बार स्वतंत्र हुए और पुनः परतंत्र हो गए। हमको उन कारणों को जानने की जरूरत है। वो कारण क्या है? उन्हीं के समकालीन थे डॉक्टर हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक थे। उन्होंने न केवल वो कारणों की चर्चा की, अपितु उनके समाधान को भी बताया। डॉक्टर हेडगेवार ने बताया कि जो दुर्बल समाज है, उसकी दुर्बलता ही उसके ऊपर होने वाले आक्रमणों का मुख्य कारण है। स्कूल में भी आप देखते होंगे तो जो बच्चा कमजोर है उसको सब बच्चे आते जाते एक थप मारते हैं। कोई उसकी पोशाक छुड़ाता है, कोई उसकी पेंसिल छुड़ाता है। तो वैसे ही जो समाज दुर्बल है उसके ऊपर आक्रमण होता है। तो यदि हमको इस आक्रमणों से बचना है तो हमको अपने समाज को शक्तिशाली बनाना है। तो हम अपने समाज को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, उसका समाधान भी डॉक्टर हेडगेवार ने बताया। उन्होंने ये बताया कि हमको एक संगठित समाज बनाना है, एक जात पाति को से दूर, अमीर गरीब ऊंच नीच की उससे दूर एक संगठित समाज हो, जहां सामूहिक अनुशासन हो और जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है
वो स्वयं से पहले राष्ट्र। अभी कुछ दिनों पूर्व एक चलचित्र आया था, तानाजी मालसुरे। तानाजी मालसुरे कौन थे? तानाजी मालसुरे शिवाजी के बालकाल के मित्र थे। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो शिवाजी भी इस तरह के उनके बाल्यकाल के मित्रों के साथ में वो खेला करते थे, वीरता के खेल, तलवार अभ्यास इत्यादि। और उन्हीं बच्चों के साथ साथ मिलकर शिवाजी ने आक्रमण किए और अनेकों किले जीते। तो तानाजी मालसुरे के बेटे का विवाह था और वो अपने बेटे के विवाह का आमंत्रण पत्र लेकर जितने शिवाजी के मित्र थे, बाल सखा जो, वो सब आगे चल के उनके सेना के सेनापति बने। तानाजी मालसुरे भी सेनापति बने। तो वो सब शिवाजी की माँ को अपनी माँ की तरह मानते थे। तो वो उनके बेटे के विवाह का जो निमंत्रण पत्र है उसको लेकर वो सबसे पहले श्रद्धा माता जी के प्रति थी, जीजा माता के प्रति। तो पहला जो वो निमंत्रण पत्र लेके और जीजा माता के पास गए। जीजा माता अपने निवास के बाहर बैठी हुई थी और दूर देख रही थी, बहुत दूर देख रही, उनकी दृष्टि थी। तानाजी मालसुरे जैसा एक बेटे का के मन में भाव आता है कि इतनी वीर पुत्रों की माता, शिवाजी जैसे और उसके साथियों जैसे पुत्रों की माता उसकी माथे पे चिंता की लगी रहे। तो उन्होंने कहा, माता जी आपके ये जो मस्तिष्क में चिंता की लकीरें दिख रही है, क्यों है? तो जीजा माता जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो सामने जो पहाड़ के ऊपर किला दिख रहा है, कोंडना का किला, इसके ऊपर कभी हमारा भगवा ध्वज फहराता था, आज इसके ऊपर मुगलों का ध्वज है। तो तानाजी ने कहा कि माता जी, मेरे बेटे का विवाह था, मैं उसका आमंत्रण पत्र लेकर आपके पास आया था, पर अब मेरे बेटे का विवाह बाद में होगा, पहले इस कोंडना के दुर्ग का विवाह होगा। उनने अपने बेटे का विवाह स्थगित किया। उनके भाई भी सेनापति थे, उन्होंने एक सेना की टुकड़ी तैयार की, 2 टुकड़ियां तैयार की। उसका वो जो किला था उसका पिछला हिस्सा, उसमें चढ़ना असंभव था। वो ऐसा माना जाता था कि इसके पीछे से कोई चढ़ ही नहीं सकता, तो इसीलिए उसकी सारी सुरक्षा सामने की तरफ थी। तो तानाजी के छोटे भाई थे, वो एक टुकड़ी लेके सामने से आक्रमण किए और तानाजी अंधेरी रात में, आधी रात के समय, कुछ अपने गिने चुने सैनिकों के साथ में पिछली असंभव जो दीवार थी उससे चढ़े और किले में प्रवेश किया। और जैसे ही वो पीछे से प्रवेश करके युद्ध करते हुए उन्होंने सामने का द्वार खोला, तो जो सामने उनकी सेना थी उस किले के अंदर प्रवेश कर गई। भयानक युद्ध हुआ और अंत में वो जो कोंडना का दुर्ग था वो शिवाजी की सेना ने जीत लिया। और उस विजय के पश्चात तानाजी के बेटे का विवाह हुआ, पर उस विवाह में तानाजी नहीं थे। तानाजी मालसुरे क्यों नहीं थे? उस किले को जीतने के लिए तानाजी ने अपना सर्वस्व की बलिदान दे दिया था, अपनी जान का बलिदान, प्राणों के बलिदान दे दिया था। ऐसे लोगों का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करना चाहता है, स्वयं से पहले राष्ट्र। दूसरी बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि हम कितना भी अच्छा संविधान बना लें, यदि हमारे नागरिक विकसित नहीं है तो कोई भी संविधान प्रभावी नहीं रहेगा। दुनिया में एक देश ऐसा है जहां का संविधान अलिखित है, पर वो सबसे ज्यादा अच्छा वहां का उसको माना जाता है। उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसे यदि नागरिक अच्छे होंगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भी हमको विकसित नागरिक बनाना है, विकसित देश बनाना है। तो विकसित देश कैसे बनेंगे? तो विकसित देश बनेंगे विकसित नागरिकों से। हम सब ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक हमको भारत को एक विकसित देश बनाना है, अपने बच्चों को एक विकसित भारत देना है। उसके लिए जो हमारे संघ में हमने, जो हमारे परम पूज्य संचालक जी हैं, उन्होंने जो सूत्र दिए हैं विकसित भारत के 5 सूत्र, वो पंच परिवर्तन के सूत्र हैं। और उसमें सबसे पहला है
अच्छा पर कुटुंब प्रबोधन, अपने परिवार को जो शक्ति के संस्कार है वो परिवार से दिए जा सकते हैं। एक माँ जो है वो अपने पूरे परिवार को एक अच्छा परिवार बना सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले सामूहिक भोजन। हमारे कितने परिवार हैं यहाँ बैठे जो दिन में एक बार पूरा परिवार एक साथ भोजन करता हो? शायद बहुत कम अब संस्कार ये रह गए। पूरा परिवार एक साथ दिन में कम से कम एक बार एक साथ भजन करे। इंग्लिश में एक कहावत है, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक साथ रहे, शक्तिशाली रहे, तो कम से कम दिन में एक बार भजन सब एक साथ करें, भोजन एक साथ करें। हमारी वेशभूषा क्या है, हमारी भाषा क्या है, इन बातों का संस्कार करें। क्या हमारा घर एक आदर्श हिंदू घर है? कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है तो क्या उसको ऐसा लगता है कि किसी एक अच्छे हिंदू का घर है? हम सभी जानते हैं कि जब रावण सीता माता का हरण करके और लंका लेकर गया, और जब सीता माता की खोज में हनुमान जी लंका गए, तो लंका में तो सभी अपरिचित थे। हनुमान जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। अब उनको ये कि भाई मैं किससे पूछूं सीता मैया का पता, कहाँ मिलेंगी। तो जब वो आकाश में भ्रमण कर रहे थे तो नीचे उन्होंने एक घर देखा, और उस घर को देख के तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो वो उस घर में उनको क्या दिख गया? ऐसी क्या चीज देखी हनुमान जी ने जिसको देख के उन्होंने कहा कि ये सज्जन का घर है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराए। क्या हमारे घर में इस तरह से हिंदुत्व के सनातन के चिन्ह हैं? क्या ये जो संस्कार है हमको घर में अपने घर तक नहीं सीमित रखना है, अपने मोहल्ले में भी लेके जाना है। और एक दीप से दूसरा दीप जलाना है तो एक दीप को दूसरे दीप के पास जाना पड़ेगा। क्या हम अपने पड़ोसों में ये संस्कार में लेके जाते हैं? जो भजन मंडली होती है, जो रामायण मंडली होती है, उसमें हमको जाना है, संस्कार लेके जाना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो पंच परिवर्तन की है वो है सामाजिक समरसता। हमारे किसी पुराण में छुआछूत नहीं लिखा हुआ, कहीं अस्पृश्यता का किसी वेद में नहीं लिखा हुआ है। हमारे वेद में तो ये लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। यदि आप किसी के साथ में ये कहते हैं कि भाई इसका छुआ मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसके साथ भोजन नहीं करूंगा, तो इससे बड़ा जो पीड़न क्या हो सकता है? तो ये जो बाद के काल में मुगल के, जैसा स्वामी जी ने बताया, मुगल काल में और अंग्रेजों के समय में जानबूझ के इस जाति का जो भेद है उसको बढ़ाया गया। अब ये समय आ गया है कि हम इसको तोड़ें। संत कबीर ने कहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बासन में ही भेद है और पानी सब में एक। सबके अंदर एक ही ईश्वर है, फिर आप उसको कैसे अछूत बोल रहे हैं? यदि आप उसको अछूत बोल रहे हैं तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। अब ये समय आ गया है कि ये जो बुराई है हमारे समाज से जल्दी से जल्दी और पूरे जड़ के साथ जाना चाहिए। हमारे समाज में अस्पृश्यता नाम का शब्द नहीं रहा। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको अस्पृश्यता, अछूत, छुआछूत का शब्द भी नहीं सुनाई देना चाहिए। ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। हमको, हमारी पीढ़ी को इसको दूर करना है, हमको आज से ही प्रारंभ करना है। तीसरी जो बात है वो हम अपने बच्चों को कैसी पृथ्वी दे रहे हैं। हमारे माँ बाप, हमारी जो पूर्वज थे, उनने हमको एक अच्छी हरी भरी पृथ्वी दी। दिल्ली वालों के, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो 50 वर्ष पूर्व दिल्ली थी
और आज की दिल्ली, आज तो वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको, उनमें से 10-20% बच्चों को दमे की 2 वर्ष 3 वर्ष की आयु होते होते दमे की शिकायत हो जाती है, चर्म रोग होते हैं। ये प्रदूषण जो है ये दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला है, यहाँ वहाँ से शुरू हुआ है, अब ये अन्य शहरों में भी आएगा। तो हमको अपने बच्चों को एक सुरक्षित पृथ्वी देनी है, और उसके लिए क्या, तो उसके लिए हमको पेड़ लगाना है। जो सिंगल यूज पॉलीथीन होती है, जिसको हम पन्नी कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हम संकल्प करें कि हम सिंगल यूज, ये जो पन्नी का उपयोग नहीं करें। आप सब आज के 30-20 वर्ष पहले जब सब्जी लेने जाते थे, तो कौन ऐसा है जो पन्नी में सब्जी लेके आता था? सब घर से थैले लेके जाते थे। आज क्यों नहीं लेके जाते? आप वो पन्नी के रूप में अपने बच्चों के भविष्य के लिए बीमारियां खरीद के लेके आ रहे हैं। आप संकल्प करिए, आज ही संकल्प करिए कि पन्नी का उपयोग नहीं करेंगे। जब सब्जी लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, घर से थैले लेके जाएं। और कोई पन्नी देता भी है तो पन्नी ना लें, उसको मना करें कि भाई हम नहीं लेंगे। हमारा चालक यहाँ है, जब घर से निकलते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि सर थैला रख लें क्या? उसको मालूम है कि भाई कहीं भी जाएंगे तो हमको कुछ लेना है तो हमको थैले की आवश्यकता पड़ेगी। पानी का ध्यान रखें। तो ये चीजें हमको पर्यावरण, दुनिया के अनेक देश हैं, एक लुसियाना है अमेरिका का प्रांत, जहाँ पे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है प्रदूषण के कारण। तो वो स्थिति हमारे मध्य प्रदेश फिर भी अच्छा है, पर वो यहाँ ना आए, इसका ध्यान रखना है। तीसरी बात है स्वदेशी। हमारा समाज को प्रश्रय देना हमारा धर्म है। हम जो रोज छोटी मोटी चीजें हैं वो अपने लोगों से खरीदें। कपड़े सिलवाना है, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में सिलवाएं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें, जो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। चीन से जो बहुत से खिलौने वगैरह आते हैं, तो हम कुछ खरीदते हैं तो चीन के जो कारीगर हैं उनके पास पैसा जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, स्वदेशी का उपयोग करें। विदेश पे निर्भर रहना हमको कभी भी परेशान कर सकता है। हम सभी जानते हैं, जो भारतवर्ष में एक विमान बन रहा है तेजस, उसका जो इंजन है वो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी से वहाँ से हम आयात करते हैं। तो हमारा विमान तैयार हो गया और अमेरिका की वो कंपनी ने मुझसे इंजन देने से मना कर दिया। तो हमारे दर्जनों विमान तैयार हैं। सेना को 100 से अधिक तेजस विमान की आवश्यकता है, पर वो जो कंपनी है वो ये कहती कि हम वर्ष में 4 इंजन देंगे। तो हम वो तेजस विमान का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो यदि हम विदेश में निर्भर रहेंगे तो वो कभी भी हमको इस तरह से धोखा दे सकते हैं। और जो अंतिम बात है वो नागरिक दायित्वबोध। ये जो यदि हमको अपना विकसित समाज बनाना है तो हमको जो संस्कार अपने घरों में अपने बच्चों को देना है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हॉस्टल है, तो बड़े कॉलेज के विद्यार्थी रहते हैं। तो कॉलेज के विद्यार्थियों को जानता हूँ कि जब वो निकलते हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है तो वो रुक जाते हैं, और जब तक कोई दूसरा आदमी जब नहीं निकलता तब तक वो चल जाते नहीं है। वो बिल्ली रास्ता काटती है उसके बाद जाते, वो दूसरा आदमी निकलता है फिर जाते हैं। और वो युवक जब आगे जाता है और ट्रैफिक में रेड लाइट रहती है तो उस रेड लाइट पे नहीं रुकता। तो ये आप ये समझिए कि हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं। वो बिल्ली का रास्ता काट गया तो वो रुकता है और ट्रैफिक सिग्नल में नहीं रुकता। ट्रैफिक सिग्नल को कूदना उसको होशियारी मानता है। सीट बेल्ट गाड़ी का है, सीट बेल्ट पहनना जो है वो उसको उसमें अपनी शान के विरुद्ध मानता है। हम सब ने रेल में यात्रा की है। रेल में जो शौचालय रहता है उसमें एक डिब्बा रहता है पानी का, वो चेन से बंधा रहता है। वो चेन से क्यों बंधा रहता है? कोई इसको चोरी करके ना ले जाए। तो किसकी संपत्ति है? हमारी संपत्ति है वो।
हमारे पैसे से खरीदा गया है, और राष्ट्र की संपत्ति है, हमारी संपत्ति। राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है, जो नियम है उनका पालन करना है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। ये भाव हमको अपने बच्चों को देना है। और अंत में मैं 2 लाइनें कह के, कुछ संक्षेप में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी। तो उनकी मृत्यु हुई, तो जहां उनको दफनाया गया है तो वहां एक पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर में लिखा है कि ये मत पूछिए कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया, ये पूछिए कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। आज इसी संकल्प के साथ हम यहां से जाएंगे कि जो नागरिक दायित्व बोध है, जो जाति पाति है, छुआछूत है, हमारे समाज को जो सबसे ज्यादा कोड जो हमारे समाज का है, जो गुण हमारे समाज का है, उसको हम आज के बाद खुद भी नहीं उसके बारे में उसको व्यवहार में लाएंगे, अपने बच्चों को भी संस्कार में देंगे। हम जो जल जंगल जमीन का संरक्षण करेंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, पानी का बचाव करेंगे, यथासंभव स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे, और जो नागरिक नियम हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उनका पालन करेंगे, और ना केवल, और साथ ही जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति की तरह देखेंगे, उसकी सुरक्षा की बात करेंगे। और साथ में सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि भाई ये नहीं पूछेंगे कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, हम ये अपने आप से पूछेंगे कि हमने अपने देश के लिए क्या किया। नमस्ते, धन्यवाद।